देखिए, पहला प्रश्न है आपका, आवेश की विमा क्या है? ठीक है। तो आवेश की विमा निकालने के लिए आप जानते हैं, पहले विद्युत धारा निकालते हैं हम। ठीक है। आई बराबर क्या होता है? आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। यहाँ से क्यू आ जाएगा कहाँ? इसके नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका आई इंटू टी। ठीक है। अब हमको इसका बीमा निकालना है, तो आई का बीमा क्या होता है? ए, और ये टी मतलब समय, और समय का बीमा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसका मतलब आवेश की बीमा जो होगी वह क्या हो जाएगी? ए टी। ठीक है। सेकेंड है आपका एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है वह एफ एम इनवर्स होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि कोई दो आवेशित कण है। मान लेते हैं पहला आवेशित कण Q1 है, दूसरा आवेशित कण Q2 है। दो आवेशित कण जो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है वह F है। इन दोनों आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। और F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब R जो है इस बार क्या हो जा रहा है? R/2 के बराबर हो जा रहा है। तो इस बार F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा K Q1 Q2 बटा, यहाँ पर जो R स्क्वायर था वह इस बार क्या हो जाएगा? R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा आपका क्या? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक। F इक्वल टू हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, 4 K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों इसके ये जो है किसके बराबर है? F के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं? F रख सकते हैं। मतलब F जो होगा वह क्या हो जाएगा? 4F। ठीक है। तो मतलब यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो लगने वाला बल जो होगा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 4 गुना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा जो है वह R के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर भी Q छोटा Q आवेश है। ठीक है। बोल रहा है यदि Q पर प्रभावी बल, ठीक है, इस आवेश पर जो प्रभावी बल है वह 0 है, तो Q बटा Q का वैल्यू निकालिए। ठीक है। ये काम करते हैं हम, इसके डायगोनल को मिला देते हैं। इसके विकर्ण को मिला दिए। वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण कितने के बराबर होता है? √2 गुने भुजा। भुजा क्या है आपका? R है। ठीक है। √2 मल्टीप्लाई भुजा हो गया। ठीक है। अब देखिए इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, F1 बल मान लेते हैं। इस आवेश के कारण इस पर F2 बल लगता है। ठीक है। और इस आवेश के कारण इस पर F3 बल लगता है। ठीक। मतलब ये आवेश F1 बल लगा रहा है, ये आवेश नीचे F2 बल लगा रहा है और ये आवेश इधर F3 बल लगा रहा है। ठीक है। अब देखिए पहले हम F1 निकालते हैं। F1 हो जाएगा आपका क्या? K Q1 Q2 मतलब छोटा Q बड़ा Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। समीकरण 1 हो जाएगा। F2 निकालते हैं। F2 हो जाएगा आपका K Q1 Q2, फिर वही हो जाएगा Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ये भी R स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण हो जाएगा आपका 2। F3 निकालते हैं। F3 हो जाएगा K Q1 Q2, इसमें Q और Q है। ठीक है। Q फिर Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? √2 R है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हो जाएगा K Q और Q क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा।
रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 और आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगा आपका F3 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा 2r का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये F3, ठीक है, और F1 और F2 का परिणामी दोनों एक ही दिशा में होगा। F3 भी इधर ही है और F1 और F2 का परिणामी जो होगा वह क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी दिशा में होगा। तो यहाँ से पहले हम FR निकालते हैं। ठीक है, FR हो जाएगा आपका F1 और F2 का, इधर FR भी निकलेगा, तो FR हो जाएगा क्या, रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यही होता है ना, दो सदिश जब 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। देखिए दोनों के बीच का कोण जो है थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, और थीटा का वैल्यू यदि 90 है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 90 रखने पे ये पूरा का क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा F1 और F2। चूँकि F1 और F2 देखिए F1 का वैल्यू भी वही है और F2 का वैल्यू भी सेम ही है, मतलब F1 और F2 आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो हो जाएगा आपका FR इक्वल टू रूट ओवर F1 का स्क्वायर, और F2 भी F1 के इक्वल है तो इसको हम क्या लिख देंगे, F1 का स्क्वायर। ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया। हो जाएगा क्या, 2F1 का होल स्क्वायर। ठीक है, F1 बाहर हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा अंदर, F1 रूट 2 हो जाएगा, मतलब FR का वैल्यू क्या हो गया, रूट 2 F1। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए चूँकि FR और F3 दोनों एक ही दिशा में है और बोल रहा है Q पर प्रभावी बल जो है वह क्या है, 0 है। इसका मतलब FR और F3 दोनों का समेसन जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखेंगे चूँकि Q पर प्रभावी बल शून्य है। अब यदि शून्य है इसका मतलब FR प्लस F3 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से FR और F3 का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जाएगा आपका FR प्लस F3। FR का वैल्यू कितना है, रूट 2 F1 हो जाएगा प्लस F3 कितना है आपका, F3 देखिए यहाँ पे है, F3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, F3 हो जाएगा आपका क्या, के क्यू का स्क्वायर बटा 2r का स्क्वायर। ठीक है, F3 हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बटा 2r का स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर देते हैं, हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बटा 2r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। 2 F1 का वैल्यू था यहाँ पर, देखिए F1 है आपका के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, हो जाएगा के छोटा क्यू बड़ा क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बटा 2r का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी दोनों में कॉमन के है और क्या है, क्यू है, तो कॉमन जो है उसको बाहर निकालेंगे, के और क्यू बाहर हो गया, आर स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका रूट 2Q। ठीक है, क्यू बचा, यहाँ पर 2 भी बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा Q/2 इक्वल टू, ये इधर चला गया माइनस में हो गया, माइनस रूट 2Q है, Q ये Q नीचे आ गया, बच जाएगा ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2, मतलब Q/Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न है आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या घट या बढ़ सकता है? ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच का कोण थीटा हो तो उस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कूलॉम बल है। कूलॉम बल निम्न में से क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो कूलॉम बल जो होता है वह केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 10th है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल किस दिशा में होगा? यदि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो समविभव तल जो होगा वह इसके वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 11 है, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में होता है कितना? विद्युत आवेश का क्वांटम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.78 इंटू 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी या कहीं असंरक्षी या इनमें से कोई नहीं? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल विभव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1 कूलॉम आवेश कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? तो 1 कूलॉम आवेश जो होता है वह 2.99 इंटू 10⁻9 के इक्वल होता है, जिसको करीब 3 इंटू 10⁻9 के करीब लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिसका परिमाण दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। बोल रहा है इसका विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन है कि दो आवेश जिसका परिमाण दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, दोनों 2.4 इंटू 10⁻⁻10 इतना के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इतना मीटर के डिस्टेंस पे हैं। बोला इनके बीच द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। ठीक है, क्यू का वैल्यू दे दिया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ये इसके बीच का डिस्टेंस है। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, जहाँ क्यू क्या है 2L क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हो जाएगा आपका P इक्वल टू क्यू का वैल्यू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 12 हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 10⁻⁻10। मल्टीप्लाई करिएगा इन दोनों को, हो जाएगा 7.68 इंटू 10⁻, जाएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻19 और -10 कितना हो जाएगा -29। ठीक है, यही द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P इक्वल टू 7.68 इंटू 10⁻⁻29। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न है आपका, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी या सतह के लंबवत होगी या सतह के स्पर्शीय होगी या सतह पर 45 डिग्री के कोण पर होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सतह के लंबवत। क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच जो संबंध होता है वह होता है ई इक्वल टू -dV/dx। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ई इक्वल टू -dV/dx। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? शून्य हो जाएगा
या धनात्मक और समरूप होगा, या धनात्मक और असमरूप होगा, या ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, धनात्मक और समरूप होगा। नेक्स्ट है आपका, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या शून्य हो जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, चूँकि द्विध्रुव से आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा क्या? सरल रेखीय, या वृत्त, या दीर्घवृत्त, या परिवलय। इसका पथ जो होगा वह परिवलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है एप्सिलॉन नोट की विमाएँ क्या है? एप्सिलॉन नोट की विमाएँ जो है वह ऑप्शन नंबर बी है, एम का पावर -1, एम इनवर्स, एल का पावर -3, T4 और ए स्क्वायर। ठीक है, 22 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न है कि दो सजातीय आवेश Q, मतलब दो आवेश है, दो सजातीय आवेश है, क्या है? दो सजातीय आवेश Q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक Q आवेश रखा जाता है। ठीक है, और यह Q आवेश रखने पर निकाय जो है वह क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो संतुलित हो जा रहा है तो इस Q का वैल्यू निकालिए, इस Q का मान निकालना है हमको। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस R के बराबर है। ये क्या हो जाएगा आपका? R/2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले इस Q आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। ठीक है, तो इस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल मान लेते हैं क्या है? F1 है। F1 जो है क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा R²। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R/2 है। R/2 का स्क्वायर हो जाएगा K Q, ये हो जाएगा R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या? 4। मतलब F1 हो जाएगा आपका, ये 4 चला जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये F1 हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R², मतलब R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर होगा। R का स्क्वायर R², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। F1 हो जाएगा आपका 4 चला गया कहाँ? ऊपर, 4K Q बटा R²। ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब पुनः इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, और उस आवेश के कारण लगने वाला बल मान लेते हैं F2 है। F2 हो जाएगा K Q, मतलब ये आवेश और ये आवेश, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ये हो जाएगा आपका K Q का स्क्वायर बटा R²। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य एक Q रखने पर आवेश क्या हो जाता है? निकाय क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। मतलब यहाँ से लगने वाला बल और यहाँ से लगने वाला बल दोनों क्या है? आपस में मतलब संतुलित हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है, इसका मतलब बराबर है। मतलब F1 और F2 का वैल्यू जो है वह कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? F1 + F2 = 0। ठीक है, F1 का वैल्यू पुट करेंगे, F1 = है क्या? K Q बटा, यहाँ से लिखते हैं F1 का वैल्यू पुट
क्यू का वैल्यू निकालना हमको। क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस क्यू, ये नीचे आ जाएगा 4। क्यू हो जाएगा आपका क्या, माइनस क्यू बाई 4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें या कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। फर्स्ट है 3.2 इंटू 10⁻19, सेकेंड है 6.4 इंटू 10⁻19। देखिए फर्स्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻19, तो एक कूलम जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 के बराबर होता है, उसका क्या है, 2 गुना है। सेकेंड है वो 6.4, ये क्या है, 4 गुना है। थर्ड है 2.4 इंटू 10⁻19, ये 1.6 का कोई भी मतलब मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब ए, बी और डी ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन सी जो है वह पॉसिबल नहीं है। 2.4 इंटू 10⁻19 जो है वह पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता जो होती है वह 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स के इक्वल होती है। ठीक है। अब प्रश्न है आपका, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो लगने वाला बल जो होगा वह क्या होगा। देखिए चूँकि मान लेते हैं पहला आवेश यहाँ पर Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, यदि दूरी दुगनी नहीं किया जा रहा है, R मान लेते हैं, ठीक है, तब बल क्या होगा, बल हो जाएगा कि आपका क्या, K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, मतलब R जो है वो कितना हो जा रहा है, 2R² के बराबर हो जा रहा है, मतलब K Q1 Q2 बटा R जो है क्या हो जाएगा, 2R²। तो हो जाएगा आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा 4R²। तो बोल रहा है बल क्या होगा, लगने वाला बल, क्योंकि अगर F था, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वह R था, तो कितना बल लग रहा था, इतना बल लग रहा था, और ये दुगनी कर दिया गया तो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, मतलब सिर्फ कितना गुना बढ़ रहा है ये, 1/4 गुना, क्योंकि ये तो पहले से लग रहा था कि Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, इसमें कितना गुना हो रहा है, 1/4 से, मतलब कितना गुना हो जा रहा है वो, 1/4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तो इस पर लगा बल आघूर्ण जो होगा वह PE के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। अभी हम देखें कि बल आघूर्ण जो होता है वह क्या होता है, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 30 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके बीच की दूरी के घन के विद्युत क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 31 है, विद्युत तीव्रता की बीमा निम्न में से कौन सा है। विद्युत तीव्रता की बीमा जो है वह हो जाएगा BML(T⁻³ I इनवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 32 है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ठीक है, कोई भी आवेशित खोखला गोलाकार चालक जो होता है उसके भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा इसका 0। 33 है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ठीक है, तो वितरित कहाँ पर होता है, सतह पर होता है, या सतह के अलावा अंदर भी होता है, या केवल भीतर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए चूँकि अचालक पदार्थ है और अचालक पदार्थ के गोला जो अचालक पदार्थ है और अचालक पदार्थ का गोला जिस पर आवेश दिया जा रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका डी हो जाएगा ऑप्शन।
नेक्स्ट है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ है, तो परावैद्युत हटा दिया जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। परावैद्युत हटा दिया जाएगा तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वह एप्सिलॉन आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरा है आपका Q2। दो आवेश जो r दूरी पर स्थित हैं, दोनों के बीच F बल लगता है। F बल जो होगा वह कितने के बराबर होगा, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब बोल रहा है यदि आवेश का मान दोगुना कर दिया जाए, मतलब Q1 जो है वह 2Q1 के बराबर होगा और Q2 जो है वह 2Q2 के बराबर हो गया। और बोल रहा है उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब r जो होगा वह क्या हो जाएगा, r/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लगने वाला बल जो होगा वह कितना हो जाएगा, मतलब तुलना बताना है पहले वाले बल से कितना गुना ज़्यादा होगा या कम होगा। इसमें बल क्या हो जाएगा, F = K। Q1 का वैल्यू कितना है, 2Q1 है। Q2 का वैल्यू कितना है, 2Q2 है। और डिस्टेंस कितना है, r/2 का स्क्वायर है। डिस्टेंस है r/2 तो हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। F = 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर हो जाएगा r² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16K Q1 Q2 बटा में r²। ठीक, इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब देखिए K Q1 Q2 बटा r² कितने के बराबर है, F के बराबर है। मतलब F जो होगा वो 16 और यहाँ से यहाँ तक कितना के बराबर हो गया, F के बराबर, मतलब 16F। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच विद्युतीय गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻42। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।